एग्जाम बूस्टर कोर्स एलन एकेडमी 24 आज फिर आपका अभिवादन करता है। और वो तो लगातार एक सिलसिला है, हमारे आपके बीच का चलता ही रहा है, चलता ही रहेगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। यह एक चैप्टर इतना बेहतरीन है, इतनी खूबसूरत बातें हैं इस अध्याय के अंदर कि मैं जब भी इसे आपके लिए अध्ययन करता हूं तो जैसा लगता है कि मैं खुद भी एक स्टूडेंट हूं। और वो तो वाकई हर टीचर भी एक स्टूडेंट होता है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। पर लेकिन ये एक जिम्मेदारी के अंतर में फंसा हुआ है। आप एग्जाम देने वाले हैं और हम आपको एग्जाम के लिए प्रोमोट कर रहे हैं, उसकी तैयारी करवा रहे हैं, उसके लिए सही दिशा निर्देश दे रहे हैं। और मैं हर हमेशा ये आपको कहता हूं कि आप लगातार अपने फ्लो में काम करते रहो, क्योंकि आपने जो सपने देखे हैं या हमने जो आपको सपने दिखाए हैं उन सपनों पर खड़ा उतरना, उन सपनों को साकार करना तभी संभव होगा जब आप इस प्लेटफॉर्म के पूरे दिशा निर्देशों के अनुसार पढ़ाई करेंगे। एग्जाम बूस्टर कोर्स में तो मैंने लगभग हर वीडियो में ये चर्चा किया है कि टाइम मैनेजमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि टाइम अगर आप सही तरीके से उसके अकॉर्डिंग जाकर मेहनत नहीं करेंगे तो फिर आपका एग्जाम में क्वेश्चन छूटेगा। क्वेश्चन का वेटेज जरूरी है। कोई अगर 2 मार्क का क्वेश्चन तो उसको इतना लंबा स्पेस नहीं देना है, और अगर कोई लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है तो उसको उतना छोटा स्पेस भी नहीं देना है। तो हर एंगल पर जाकर के हमें तैयारी करनी होगी, और हम कर भी रहे हैं। हम जो बातें करते हैं उससे ऑब्जेक्टिव का तो हेल्प आपको मिलता ही मिलता है। बेसिकली हमारा काम सब्जेक्टिव्स के लिए होता है, जो इन चर्चाओं में ही छिपा हुआ है। जब आप उसको करेंगे काम तो आपको खुद लगेगा कि ये सारी बातें डिस्कस कर रहे हैं हमारे सर, और उसके अकॉर्डिंग हम सही मायने में फॉलो भी हो रहे हैं और आपको फॉलो भी करवा रहे हैं। आइए, अम्ल भस्म और लवण के इस माने वीडियो में आपको मैं बेसिकली कुछ खास बातों पर आपकी नजर दिलाना चाहता हूं। कारण यह है कि कुछ कुछ ऐसी बातें हैं जो हमसे हिडन है, छिपी हुई रहती है, हम नजरअंदाज कर देते हो, क्वेश्चन वहीं से आता है। आइए, सबसे पहले देखिए, पहला पॉइंट हमने लिखा है कि नीम का रस क्षारीय होता है। नीम का रस क्या होता है? क्षारीय होता है। और नीम के रस के क्षारीय होने में सबसे बड़ी बात यह है कि जब कभी भी मिठाई उठाई ज्यादा हम खा लेते हैं तो हमारा मुंह का स्वाद एसिडिक हो जाता है, मुंह से दुर्गंध आने लगती है। और जब नीम के दातुन से हम मुंह साफ करते हैं तो वो दुर्गंध गायब हो जाता है, हम फ्रेश महसूस करने लगते हैं। इसका मतलब है कि नीम का रस जो हमारे मुंह में स्रावित होता है दातुन के हिस्से से, वो क्षारीय है, और एसिड को क्षार के साथ अभिक्रिया करने पर एसिडिक प्रॉपर्टी को वो समाप्त कर देता है। तो इस तरह से नीम का रस क्या हो गया? क्षारीय हो गया। उरकुसी बहुत अच्छी चीज है, आप लोगों ने इसका नाम नहीं सुना होगा क्योंकि अभी के जनरेशन में इसका दौर लगभग समाप्त हो गया है। उरकुसी एक्चुअली एक पौधा है, और जो हमारी प्रकृति में बड़ा ही खूबसूरत क्वालिटी का ये होता है। मतलब इसकी विशेषता क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। पहले बारात वगैरह आती थी हम लोगों के दरवाजे पर, हाँ, शादी ब्याह का माहौल होता था, तो कुछ लोग खास करके कुछ हमारे सोसाइटी में कुछ मजाकिया किस्म के लोग होते हैं, वो उरकुसी का पत्ता कहीं कहीं उनको मालूम होता था, वो तोड़ करके लाते थे और बारातियों को चुपके से ऐसे लगा देते थे। और ये क्या होता है ना, इसमें एक्चुअली फॉर्मिक एसिड होता है। देखिए ना, HCOOH पाया जाता है। जैसे ही आपके बॉडी के कांटेक्ट में वो आया, उस पर खुजली शुरू हो गई, और खुजली भी इतनी तेज कि लोग पूरा एकदम जी जान लगा करके ऐसे 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 करके अपना नोच रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। वो बिल्कुल परेशान, रियली में परेशान, एकदम बिल्कुल फफोला टाइप का उसके ऊपर जैसे हो जाता है, इस तरह से हो जाए। तो देखिए, प्रकृति की सुंदरता एक बार फिर से हम लोगों को महसूस करनी चाहिए, क्योंकि जहां आग है वहां पानी भी हमारी प्रकृति ने, है ना, प्रबंध कर रखा है। तो उरकुसी के पौधे के ही आसपास एक और पौधा होता है जिसको हम लोग डॉग का पौधा कहते हैं। बस जैसे ही उरकुसी का प्रभाव आपके पास आया
तो डॉग का पौधा उसके ऊपर रगड़ दीजिए। अब जहां देखिए फॉर्मिक एसिड है, उर्कुसी एसिडिक क्वालिटी का होता है, और डॉग का पौधा बेसिक क्वालिटी का होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। जैसे उसके ऊपर उसको रगड़ देते तो उसका रस रिलीज होगा और उर्कुसी के प्रभाव को वो क्या करेगा, समाप्त कर देगा। बड़ा ये सब चीज देखिए, पढ़ना परीक्षा देना वो तो अपनी जगह पर है, लेकिन कुछ कुछ ऐसी बातें जब हम लोग अध्ययन करते हैं तो हम अपनी प्रकृति की सुंदरता का एहसास करते हैं। हमारी प्रकृति ने क्या अजीबोगरीब चीज बनाए हैं, तो इस पर भी हम लोगों को, और ये एक तरह का उत्साह देता है, हमें एनर्जेटिक बनाता है, और हम खोजने लगते हैं, हम रिसर्च करने लगते हैं कि और क्या क्या बेहतरीन चीजें हमारी प्रकृति में है, और वो किताबों में किसी ने अध्ययन किया तो हमारे लिए वो इंफॉर्मेशन के तौर पर लिखा है, और हमें उसका भी एहसास और उसका भी मजा लेना चाहिए। आइए, प्रबल अम्ल को जब कभी भी दुर्बल क्षार के साथ अभिक्रिया करवाइएगा। देखिए, मैंने आपको पहले कहा, स्ट्रॉन्ग एसिड ले लीजिए, वीक बेस ले लीजिए। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार जब भी आप दोनों के बीच अभिक्रिया करवाएंगे, तो ये तो हम लोगों को पता है कि अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से लवण और जल बनते हैं, इतना तो मालूम है। पर जो लवण बन करके आएगा, याद रखिएगा, प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार, तो जो हमारे पास लवण बन करके आया वह लवण एसिडिक क्वालिटी यानी अम्लीय स्वभाव का होता है। मतलब लवण तो लोग ऐसे कहते हैं कि ये न्यूट्रल है, लेकिन वहां तो स्ट्रेंथ में डिफरेंस आ गया ना। अम्ल हो गया प्रबल, क्षार हो गया दुर्बल, तो जो लवण बनेगा वो एसिडिक क्वालिटी यानी अम्लीय स्वभाव का होगा। लेकिन अगर अम्ल हो गया दुर्बल, क्षार हो गया प्रबल, तो वो जो लवण बन करके आएगा वो क्षारीय स्वभाव का होगा। मतलब जो मजबूत साल्ट में इफेक्ट उसी का दिखेगा। इसमें एक ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन अम्लीय लवण है, निम्नलिखित में से कौन क्षारीय लवण है। तो मैं दो तीन आपको लिखा हूं, पर जिस पर मैं टिक करता हूं उसकी संभावना ज्यादा रहती है। जैसे अगर मैं अम्लीय लवण को खोजूं तो NH4Cl को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, और एक कॉपर सल्फेट है। ऐसे तो चार ही है, अमोनियम क्लोराइड है, फेरिक क्लोराइड है, कॉपर सल्फेट है, और एल्युमिनियम क्लोराइड। यहाँ पर ये अमोनियम क्लोराइड है, ये एल्युमिनियम क्लोराइड है, तो ये चार ही है। तो जिसमें ज्यादा पॉपुलर हमको लगता है कि NH4Cl रहता है। अमोनियम क्लोराइड किस प्रकार का लवण है, तो ये अम्लीय लवण है। उसी तरह से क्षारीय लवण के भी कुछ एग्जाम्पल है हमारे पास। जैसे देखिए, मैंने पहले ही कहा कि क्षारीय लवण से हमारा मतलब क्या है कि उस लवण में एसिड कमजोर रहेगा और बेस मजबूत रहेगा। तो आपको तो पता है ना, मैंने आपको एसिड बेस साल्ट के चैप्टर में वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड यानी दुर्बल अम्ल और प्रबल अम्ल की चर्चा मैंने की थी। मैंने प्रबल अम्ल में HNO3, H2SO4 और HCl का नाम लिया था, और जितने भी कार्बनिक अम्ल हैं वो क्या होते हैं, दुर्बल होते हैं। तो उनका जो लवण बनेगा वो तो दुर्बल लवण होगा, और इसीलिए उसमें लवण की एसिड की क्वालिटी थोड़ी कमजोर हो जाएगी और बेस की क्वालिटी थोड़ी मजबूत हो जाएगी। और इसलिए आपने इसका एग्जाम्पल भी देखना है। सोडियम एसीटेट एक क्षारीय लवण है, सोडियम कार्बोनेट एक क्षारीय लवण है, और सोडियम बाइकार्बोनेट, इसमें तो तीन ही मैंने एग्जाम्पल पर लिया है, और ज्यादा झटका मारेगा आपको कोई भी मार सकता है, इसमें किसी को कम आंकना पॉसिबल नहीं है। तो आप तीन ही है, सोडियम एसीटेट है, और ये सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट, ये सभी क्षारीय लवण होते हैं, यानी इसमें बेसिक क्वालिटी जो है वो ज्यादा होती है। चलिए, अब देखिए आयोडीन युक्त नमक, ये जो खाने वाला हमारा नमक होता है ना, जिसको हम लोग सोडियम क्लोराइड कहते हैं, ये इतना, जैसा हम लोग मार्केट से नमक खरीद करके लाते हैं अपने भोजन में यूज करने के लिए, तो वो जो होता है ना, वो ओरिजिनली वैसा नहीं होता जैसा हम देखते हैं।
उसमें आयोडीन मिला करके उसको चमकीला बनाते हैं। और आयोडीन आपको मालूम है कि घेंघा रोग से मुक्ति के लिए आयोडीन का यूज किया जाता है। इसीलिए नमक में आयोडीन के मिला देने से वो आयोडाइज्ड साल्ट के नाम से, आयोडीन युक्त नमक, आप देखते होंगे कि नमक के पैकेट पर लिखा रहता है आयोडीन युक्त नमक, तो उसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। पर वो मिलाते हैं किस रूप में? तो पोटेशियम आयोडाइड के रूप में, सॉरी पोटेशियम आयोडेट के रूप में, KiO3। तो सोडियम क्लोराइड और KiO3 को के मिश्रण को ही हम लोग आयोडाइज्ड साल्ट या आयोडीन युक्त नमक कहते हैं। अब आइए कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं। इसको क्लोर विधि द्वारा निर्माण करते हैं प्रयोगशाला में या फैक्ट्री इंडस्ट्री के तो कॉमर्शियल तौर पर। और कास्टिक सोडा जो है इसका फार्मूला NaOH होता है। और मैं जानकारी के लिए बता दूं, एक कास्टिक पोटास भी होता है जिसको हम लोग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH कहते हैं। तो वो मैंने अपने कोटे से आपको बताया। मुंह का लार क्षारीय होता है, ये भी जानकारी होना चाहिए। हमारे मुंह से जो लार निकलता है मुंह के अंदर, वो किस टेस्ट का होता है? वो क्षारीय स्वभाव का होता है। जब थकान के समय हमारे शरीर की मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड का रिसाव होता है, जैसे बहुत सारा काम करके हम आए, हा बड़ी थकान महसूस हो रहा है, ये देखो यहाँ का मेरा मसल दर्द कर रहा है। बिल्कुल सही बात है, पर उसकी वजह ये है कि जब हम ज्यादा मेहनत करते हैं तो हमारी मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल का स्राव होता है। और उसी लैक्टिक अम्ल के स्राव की वजह से हमारी मांसपेशियां कड़ी हो जाती है और हम पैनिक महसूस करते हैं। हमें शरीर में या उन मांसपेशियों में दर्द का एहसास होता है। कहां से क्वेश्चन में खोज करके आपके लिए लाया हूं, आपको तो मजा आता होगा। कुछ महत्वपूर्ण उपयोग की बात करते हैं, जैसे मान लेते हैं कास्टिक सोडा NaOH जो है, इसका साबुन निर्माण में या अपमार्जक, सॉप्स एंड डिटर्जेंट, मैंने पढ़ा दिया है आपको वीडियोज में, आप जाकर के देखेंगे कार्बन और उसके यौगिक वाले में, तो आपको पता पड़ जाएगा कि साबुन निर्माण या अपमार्जक जिसको डिटर्जेंट कहते हैं, उसके निर्माण के लिए आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक सोडा का उपयोग किया जाता है। उसके अलावा कागज निर्माण में, उसके अलावा अभिकर्मक के रूप में, ये 3 उपयोग इसके बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें से एक आध उपयोग आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, 2 मार्क के क्वेश्चन में भी पूछ सकता है। बताइए, अब आ रहा नहीं ये सब 2 मार्क वाला क्वेश्चन? लिखेगा कि कास्टिक सोडा के 2 उपयोगों का वर्णन करें। 2 मार्क का क्वेश्चन है, आपको 2 लिखना है। मर्जी हो तो आप 3 भी लिख दीजिए, लेकिन मैंने बार बार आपको ये बात कही है कि एग्जाम में कभी जरूरत से ज्यादा लिखावट करने की आवश्यकता नहीं है। हम लिखेंगे, बाय द वे उसमें कोई शब्द गलत हो गया तो हमारा मार्क कटने का चांस रहता है। इसीलिए जो शब्दों की सीमा निर्धारित की जाती है, उस सीमा के अंदर ही रह करके क्वेश्चन का आंसर करना है। एक आध लाइन बढ़े तो चलेगा, पर उस बढ़े हुए लाइन में शुद्धिकरण रहना चाहिए, उसमें गलतियां नहीं होनी चाहिए, इसका ख्याल हमेशा रखा जाए। उसके बाद देखिए, हाइड्रोजन गैस का उपयोग जो वनस्पति घी बनाने में, यहाँ इसी को हम लोग हाइड्रोजिनेशन या हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। वनस्पति तेल से घी के निर्माण में हाइड्रोजन गैस का उपयोग हम लोग करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका हर एंगल पर ये प्रोसेस हाइड्रोजनीकरण भी कहलाता है। अमोनिया के निर्माण में, हैबर विधि वगैरह का नाम आपने सुना होगा, तो अमोनिया के निर्माण में भी हाइड्रोजन गैस का उपयोग हम लोग करते हैं। उसके बाद क्लोरीन गैस, बहुत बेहतरीन। आप जो विरंजक चूर्ण देखिए, सब लिखा हुआ, विरंजक के रूप में, यानी रंग को गायब करने के लिए भी क्लोरीन का उपयोग हम लोग कहते हैं, कीटाणुनाशक के रूप में। और यहाँ विरंजक चूर्ण बनाने में, जिसको कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड, यही ब्लीचिंग पाउडर है। विरंजक चूर्ण जिसको हम लोग कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड कहते हैं, इसी का नाम आपको ब्लीचिंग पाउडर भी है, आपने यूज किया होगा। ब्लीचिंग पाउडर से क्लोरीन गैस की गंध आती है, ये हमेशा समझना। ये ब्लीचिंग पाउडर, और ब्लीचिंग पाउडर एक्चुअली क्या करता है, फटाफट से ये क्लोरीन गैस का निर्माण करता है, और वही क्लोरीन गैस कीटाणुनाशक के रूप में यूज होता है। तो ये विरंजक चूर्ण है। कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड के निर्माण में भी क्लोरीन गैस का उपयोग करते हैं। अब आइए सोडियम बाइकार्बोनेट, बड़ा खूबसूरत चीज। इसको हम लोग जनरली अपने
बोलचाल की भाषा में खाने वाला सोडा भी कहते हैं। जैसे आपको मार्केट में मीठा सोडा के नाम से आप जानते हैं, एक्चुअली वो बेकिंग पाउडर है, और बेकिंग पाउडर का उपयोग पावरोटी बनाने में भी होता है। यहाँ मुझे याद आई बात तो मैंने लिख दिया, उसको मुलायम करके रखता है, थोड़ा स्पंजी बनाता है ये बेकिंग पाउडर। एक्चुअली बेकिंग पाउडर में एक और मिला रहता है टर्टरिक अम्ल, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस टर्टरिक अम्ल। और टर्टरिक अम्ल के विषय में मैंने बताया था, टर्टरिक एसिड कहाँ पाया जाता है, जितने भी खाने वाले फल हैं, खट्टे फल हैं, सब में टर्टरिक अम्ल लगभग पाया जाता है, टमाटर वगैरह में, सब में। अब देखिए इनो हम लोग कब यूज करते हैं, इनो यूज करते हैं जब बहुत गैस उस बनने लगता है, तो इनो हम लोग यूज करते हैं। अभी मार्केट में आप जाएंगे मेडिकल स्टोर पर तो इनो खूब मिलता है, पॉपुलर चीज है, एगो इनो फाड़ के पी लो ठीक हो जाएगा। तो इनो में एक्चुअली सोडियम बाइकार्बोनेट और टर्टरिक अम्ल का मिश्रण भी इनो में रहता है, और ये बहुत बेहतर काम करता है हमारे पेट में। अगर हमारे पेट में एसिडिटी ज्यादा हो गई है तो उसको समाप्त करने के लिए इसका यूज हम लोग करते हैं। सोडियम, उसके बाद अब बारी आती है सोडियम कार्बोनेट की। सोडियम कार्बोनेट का नाम दूसरा संगमरमर भी आपने सुना होगा। सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन क्षारीय होता है। अगर सोडियम कार्बोनेट जो है वो जल में विलेय है, जब जल में इसको घुला दीजिएगा तो वो जो सॉल्यूशन बनेगा, जो विलयन बनेगा, वो बेसिक क्वालिटी का बनेगा, मतलब क्षारीय होता है। उसके बाद सोडा एस, इसका दूसरा नाम भी है हाइड्रेटेड, डिहाइड्रेटेड जो है, अगर मान लो सोडियम कार्बोनेट और इसके साथ H2O का जो क्रिस्टल मिला हुआ है, रवा मिला हुआ, उसको अगर गर्म कर देंगे तो सोडियम कार्बोनेट फ्रेश होकर क्या आएगा, जिसको सोडा एस भी कहते हैं। इसीलिए आपको अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए कि सोडा एस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो दिस इज सोडियम कार्बोनेट। उसके बाद अब बारी आती है प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी, खूब पॉपुलर है, पीओपी पीओपी पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये एक्चुअली दो मुख्य इसके उपयोग हैं। पहला मूर्ति बनाने में, मूर्ति निर्माण, जो अच्छी अच्छी देखते हैं मार्केट में मूर्तियां मिलती है ना, तो वो पीओपी से बनती हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनती है। और दूसरा, हड्डी वगैरह अगर टूट जाता है, आपने देखे होंगे हड्डी के डॉक्टर पर, या आपके अगल बगल में समाज में दुर्भाग्यवश कोई अगर एक्सीडेंट करता है और उसके अगर हाथ पैर में कोई इस तरह का क्रैकिंग आता है, तो उसके प्लास्टर करने में जो पट्टी यूज करते हैं, उस पट्टी में प्लास्टर ऑफ पेरिस मिला करके उसको ये करते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, बैंडेज कहते हैं, बैंडेज बैंडेज, प्लास्टर बैंडेज जो भी होता है, ये सब करते हैं, वो कड़ा हो जाता है। जैसे जल के संपर्क में आएगा वो कुछ देर के बाद बिल्कुल वो हार्ड हो जाएगा। इसीलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का ये दो मुख्य उपयोग है। इसका निर्माण जो है वो आपको जिप्सम से होता है। जिप्सम का फॉर्मूला देखिए, कैल्शियम सल्फेट एंड 2H2O, ये मॉलिक्यूल वाटर का इसके साथ मिला हुआ, इसका नाम जिप्सम है। इसको जब हाई टेम्परेचर लगभग 120 डिग्री सेल्सियस पर जब इसको गर्म करते हैं, तो यही है प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला, CaSO4 इंटू हाफ H2O। ठीक है, इसी को हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। उपयोग आपको मैंने बता ही दिया है, मूर्ति निर्माण में टूटी हड्डियों को जोड़ने हेतु प्लास्टर पट्टी के लिए। तो कुल मिलाकर के अम्ल, भस्म और लवण में जो आज की सौगात है, वो इसके फिनिशिंग की तरफ आपका इशारा कर रहा है। अगर कुछ बातें इसमें और हमें नजर आई, हम आपके क्वेश्चन बैंक को भी एक बार फिर से सर्च करेंगे। अगर कुछ इसमें और अच्छा हमें महसूस हुआ, हमें अच्छा लगा, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर उसमें कुछ सार्थकता दिखी, तो हम जरूर इस पर बात करेंगे। अदरवाइज अगले चैप्टर्स के लिए हम लोग प्रोसीड करेंगे। बहरहाल मैं आपसे ये हमेशा निवेदन करता हूं कि पढ़ोगे बेटा तो बढ़ोगे बेटा। दुनिया में कठिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। वन हु लेवर्स हार्ड इज श्योर टू गेट सक्सेस, श्योर श्योर। और अपने सपने को कभी टूटने नहीं देना, चाहे कुछ भी हो जाए, झुकना नहीं, लगातार ताकत लगाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। मैंने तो 100 बार बोला, अभी तक कोई कमेंट आप लोगों का उस हिसाब से कि ये चीजें भी आप डिस्कस कर दें सर। लगन लगाओगे, मेहनत करोगे, वीडियो को पूरी तरह से देखोगे,
जितने कोचिंग वगैरह में आप जहां जहां भी भाग दौड़ लगा रहे हो, उसको तो मैं आपको मना नहीं कर सकता, लेकिन उसके अलावे कुछ समय आप इस प्लेटफॉर्म के लिए निकालिए, क्योंकि ये आपको बाकी लोगों के द्वारा करवाए गए मेहनत में 4 गुना, है ना, क्षमता बढ़ाएगा। और अंत भला तो सब भला, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। ये बात आपने सुनी होगी, क्योंकि जंग जीतना मतलब बोर्ड एग्जाम में बेहतरीन परफॉर्मेंस लाना है। इसमें जितने लोगों की दुआएं आपके साथ लग जाएं, कोई हर्ज की बात नहीं है, क्योंकि आपका मेहनत आपको आगे ले जाएगा, इस शर्त पर कि आपने कितनी ईमानदारी से वो मेहनत की है। लगे रहिए, मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए और वो कमिटमेंट ध्यान में रखिएगा। थैंक यू सो मच।